हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अपनी 12th क्लास की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 6 पार्ट बना दिया है, अभी मेरा 7वां पार्ट है। ठीक है, ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 7वां पार्ट है। ठीक है, इसमें मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जो है हमारा लास्ट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं इस बार। ठीक है, उसको यहाँ पर शेयर करते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो ये है कि 1945 के बाद एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका, ये देश जो थे ये आपस में आजाद हुए। इन्हीं को नव स्वतंत्र देश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो देश थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया मार्ग अपनाया। शीत युद्ध चल रहा था यूएसए प्लस यूएसएसआर, इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ना तो ये यूएसए गुट में शामिल हुए, ना ही ये यूएसएसआर के गुट में शामिल हुए, बल्कि एक नया मार्ग अपनाया। ठीक है, अलग से एक गुट बनाया, उस गुट को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें तीसरी दुनिया के देश, ये जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनको ही बोलते हैं तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया के देश शामिल थे, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या निकल कर आया, तीसरी दुनिया। ठीक है, और तीसरा नाम एक और है, इसको नेम नाम से भी जानते हैं। नेम ऐसे भी आ सकता है और नेम ऐसे भी आ सकता है। तो तीन नाम हो गए यहाँ पर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम और तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एशिया के देश, अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका के देशों को ही हम तीसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। पहली दुनिया मैंने बताया था, पहली दुनिया ये रही, दूसरी दुनिया ये रही, और तीसरी दुनिया हमारा क्या हो गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन कैसे बनेगा इसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय उस संगठन से है या उस गुट से है जिसमें तीसरी दुनिया के देश शामिल रहे। ठीक है, शामिल हुए, ना तो उन्होंने अमेरिका के गुट को चॉइस किया और ना ही यहाँ पर यूएसएसआर के गुट को चॉइस किया, बल्कि एक अलग मार्ग अपनाया। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोल दिया गया। या स्वतंत्र नीति अपनाकर नया गुट बनाया, उसको भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोल दिया गया। ठीक है, इसमें मिश्रित नीति भी, मिश्रित नीति वाले भी क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मिश्रित नीति जो नीति थी वो गुटनिरपेक्ष के अंदर जितने भी देश है उसमें कुछ देशों ने मिश्रित नीति भी अपनाई थी, जैसे कि यूएसए के साथ भी रहे और यूएसएसआर के भी साथ रहे। ठीक है, उसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो है भारत का। ये क्वेश्चन आता ही है कि भारत ने मिश्रित नीति अपनाई थी। मिश्रित नीति क्या होती है, मिश्रित नीति का मतलब हो गया भारत ने साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों ही नीतियों को अपनाया था। तो भारत जो है, भारत ने कौन सी नीति को अपनाया, मिश्रित नीति को, लेकिन साथ में इसने गुटनिरपेक्षता की नीति को भी अपना रखा था। ये जो क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट था, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रिलेटेड था, सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो संगठन है, कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका कोई उद्देश्य जरूर होता है, एम उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। तो इसका भी एक संगठन का कुछ था, ये भी एक संगठन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ इसका लक्ष्य भी था, क्यों बनाया गया, क्या कारण था। ठीक है, तो कारण नंबर 1, पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत करना। ये दोनों ही बहुत अच्छे डेफिनेशन वाले वर्ड हैं। ठीक है, पहला वाला वर्ड क्या है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कोई देश है, ठीक है, और एक और यहाँ पर क्या है, ये अपना जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, एरिया बढ़ा रहा है अपनी नीति के अकॉर्डिंग, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, यानी कि अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, और किसी पे दबाव बनाना, किसी पे कब्जा कर लेना, वो साम्राज्यवाद है। और साथ ही साथ उसको गुलाम बना लेना, गुलाम का मतलब हो गया उपनिवेशवाद। ठीक है, तो ये जो दो नीतियां हैं, इन दोनों नीतियों को क्या करना, इन दोनों नीतियों को नहीं मानना, बल्कि इनका क्या करना, विरोध करना। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम लक्ष्य और मेन लक्ष्य था। ठीक है, ना तो ये साम्राज्यवाद को सपोर्ट करता है, ना ही उपनिवेशवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, बल्कि इनका क्या करता है, विरोध करता है। जो भी देश अपना एरिया बढ़ा रहे होते हैं उनको ये क्या करता है, समाप्त करने की बात करता है, बल्कि उनको आजाद कराने की बात करता है। और ये भी देश कौन से हैं, आजाद देश है। ठीक है, स्वतंत्र देश कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय नीति को सुरक्षा, जो है अंतरराष्ट्रीय नीति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। अंतरराष्ट्रीय नीति की बात हो रही है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय नीति और यहाँ पर सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही अंतरराष्ट्रीय वर्ड आया तो यहाँ पर क्या होगा, यूएनओ जो भी नीति बना रहा है उसको क्या करना, उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, और साथ में क्या करना, इसी से सेम रिलेटेड ये है, उसको समर्थन देना। ठीक है, यूएनओ के जितने भी प्रयास होते हैं, शांति प्रयास, उसको क्या करना, साथ देना और उसको मानना। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट सिमिलर है और अलग अलग रूप में दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर
चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, रंग भेद की नीति को समाप्त करना। देखो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। ठीक है, रंग भेद की नीति, गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी यहाँ पर क्या, रंग भेद की। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर क्या है, रंग भेद की नीति चलती है। ठीक है, रंग भेद की नीति को यहाँ पर क्या है, अब इसको समाप्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष के कई देशों ने क्या दिया, तुम्हारा साथ दिया। भारत ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसको भी क्या करता है, ये नीति को समाप्त करने की बात करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पॉइंट है, वाला पर्यावरण को संरक्षण देना। पर्यावरण यहाँ पर क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए यूएनओ की संस्था सामाजिक आर्थिक परिषद ने एक संगठन भी बनाया था, यूनेप बोलते हैं उसको, यूनेप 1972 में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसको भी क्या देना, समर्थन देना, प्लस खुद भी इसके देश जो है गुटनिरपेक्ष के देश, वो क्या करते हैं, आपस में संरक्षण प्रदान करते हैं, किसको, पर्यावरण को। तो पर्यावरण से रिलेटेड जो है ना, हर प्रतिवर्ष यहाँ पे 5 जून को पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि साल में ये देखा जाए कि मतलब जागरूकता फैले कि हमारे पृथ्वी को कितना खतरा हो चुका है और अभी इसको कैसे बचाया जा सकता है। इसको जो है जागरूकता फैलाने के लिए संगठन काम करते हैं। बहुत सारे सरकारी संगठन भी है, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी है। ठीक है, ये जो काम है ना, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का काम है, बाकी यूएनओ की संस्था का भी यही काम है। जो ये वाला पॉइंट है लास्ट, मानवाधिकार को लागू करना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को पूरे विश्व में मानवाधिकार को लागू करा था। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मानवाधिकार का हनन होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, चीन। ठीक है, फिर यहाँ पर चीन क्या है, चीन के बाद यहाँ पर जो आता है, देखो पाकिस्तान का भी नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये जो देश है ना, इन पे क्या है, तुम्हारा मानवाधिकार का शोषण हमेशा होता ही रहता है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी यूएनओ का ये जो कार्य है अभी सफल नहीं हो पाया, तो ये भी क्या है, अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये मानवाधिकार पूरे विश्व में लागू इन्होंने कर तो दिया, बट अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसका काम कौन करेगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये भी यही चाहते हैं कि सभी व्यक्ति के साथ क्या हो, शोषण ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर जो बचा है, ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला है, नियोग की मांग। ठीक है, गुटनिरपेक्ष के जो देश हैं उन्होंने नियोग की मांग किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे डिटेल के समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है, नियोग क्या है, नियोग के बारे में बताना जरूरी है। नियोग एक प्रकार का व्यापारिक संगठन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसकी स्थापना की गई थी किस लिए, विकासशील देशों के साथ व्यापार करने के लिए। विकासशील देशों के लिए कोई संगठन था ही नहीं, इसमें बदलाव के लिए मांग किया गया था। तो इसकी जो मांग हुई थी, सबसे पहले इसकी मांग कब हुई थी, 1972 में हुई थी। ठीक है, 1972 में इसकी मांग हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1972 में इसकी मांग जो उठी थी, 1973 में उठी थी, 1973 में उठी थी। ठीक है, और जो ये बना था 1974 में महासभा के 6वें अधिवेशन में इसको बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि नियो कब बना। नियो 1974 में लागू हुआ और बना कब था, 1973 में। ठीक है, 1973। ये बनना और लागू करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अभी एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने भी देखे हैं जिसमें क्या होता है, बनना और लागू करना, इसमें फंस जाते हैं। अभी प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने यही क्वेश्चन एक डिस्कस भी किया था, मार्शल जो वाला था, मार्शल योजना वाला। उसमें यह था कि 1947 में देखो वो बना था और लागू कब हुई थी, 1948 में हुई थी। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है पॉलिटिकल साइंस में, बनना और लागू करने में। उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आपके क्वेश्चन हमें क्या होगा, गलत चले जाएगा और फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही ऐसी चीजें हैं, ये बनना और ये लागू हुआ। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि लागू कब हुआ, ये लागू हुआ हमारा, इसमें इसकी मांग उठी थी, तो यानी कि बनाने की बात हुई, यहाँ पे क्या हो गया, ये लागू हो गया। ठीक है, तो नियो का कॉन्सेप्ट यही है, ये एक व्यापारी संगठन है। इसमें बदलाव के लिए 1972, ये वाला पॉइंट है, 1972 में अंकटाड, ठीक है, अंकटाड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अंकटाड ने जो है एक अपनी रिपोर्ट को छापी। अब अंकटाड क्या है, अंकटाड जो है ये 1964 में बनाया गया, जब नेम का द्वितीय सम्मेलन हुआ था। तो नेम के द्वितीय सम्मेलन में इसको बनाने की बात हुई। ठीक है, नेम के द्वितीय सम्मेलन में इसको बना दिया गया, जिसमें क्या है, G77 यानी कि 77 देश थे।
ठीक है, 1964 में। ये जो था इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, इसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, एक जो टाइटल था विकास से संबंधित नई व्यापार नीति, ठीक है, इसको बनाया गया, ये भी व्यापारिक संगठन है, ठीक है। इसमें ये लिखा गया था कि विकास से संबंधित व्यापार नीति क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। और नहीं भी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक यहाँ पर पुरानी अर्थव्यवस्था चल रही थी, पुरानी व्यवस्था, अर्थ जो है पुरानी व्यापार की नीति चल रही थी, व्यापार की नीति, ठीक है। अब उसमें बदलाव की बात की गई, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईओ, ठीक है, ईओ थे, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इसमें जो बदलाव की बात थी ये थी कि यहाँ पर क्या है, ये विकसित देशों के ज्यादा फेवर में थी। विकसित देश यहाँ पर क्या करते थे, ज्यादा प्रॉफिट ले जाते थे, लेकिन विकासशील देशों के लिए कोई संगठन था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें बदलाव की मांग उठी और पहली बार विकासशील देशों के लिए संगठन जो बनाया गया, विकासशील देशों का पहला संगठन जो बनाया गया वो न्यू था। इसमें सिर्फ एन जोड़ दिया गया, मतलब बदलाव हुआ, पुरानी अर्थव्यवस्था से नई अर्थव्यवस्था क्या हो गया, हमें सिर्फ नया जुड़ गया, नई। और अगर हम नई को हटाएंगे तो देखो ये बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। और इसमें नया जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, न्यू बन जाएगा। तो न्यू से पहले क्या था, ईओ था, ठीक है। तो ये था न्यू। न्यू किस लिए बनाया गया, अर्थव्यवस्था में बदलाव करने के लिए, क्योंकि विकसित देशों को फायदा हो रहा था, विकासशील को नहीं होता, लेकिन अब विकासशील देशों को फायदा पहुंचाने के लिए भी क्या बना दिया गया, न्यू बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ जो न्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये जो था, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो मैंने बोले हैं कि पुरानी अर्थव्यवस्था क्या थी, नई अर्थव्यवस्था क्या थी, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें अल्पविकसित देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए बनाया गया था, ये विकसित देशों के लिए थी। अब ये वाली व्यवस्था नहीं है, अब ये वाली व्यवस्था है। अब विकसित देश भी विकासशील देशों में, देखो इस वाली व्यवस्था में क्या था, इसमें फायदा ये ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, विकासशील देश भी विकसित देशों में अब क्या करेंगे, सस्ते दामों पर सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था जो थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इनसे फायदा किसको हुआ, विकासशील देशों को भी पहुंचा, जिससे कि समानता आने की चांसेस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है, ये क्या सारा का सारा काम किसने किया, ये सिर्फ एक संगठन के बनने से हुआ, उसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इस वाले उद्देश्य के साथ यहाँ पर मैंने बता दिया है। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इसी के जो अगला होगा उसमें मैं बता दूंगा। तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो बचा हुआ था, इसमें देख लेते क्या है। इसमें मैं बता रहा हूँ बांडुक सम्मेलन। बांडुक सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा दूसरी बुक, सेकंड बुक का चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये भी रिलेटेड किसका है, गुटनिरपेक्ष का, इसलिए मैं इसको यहीं कराता हूँ। तो इसमें समझाता हूँ क्या है। देखो बांडुक सम्मेलन क्या था, बांडुक सम्मेलन की स्टार्टिंग जो हुई थी यहाँ पर 1955, ठीक है, ये जो हुआ था 1955 में हुआ था। और ये जो था ना, इसको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर एक शहर है बांडुक, ठीक है, बांडुक शहर या जगह, बांडुक जगह पे ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को बांडुक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और यही जो था ना, इसमें एशिया और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया, इसलिए इसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी बोलते हैं। एशिया और अफ्रीकी देशों 29 देशों ने टोटल भाग लिया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी पड़ गया। ये कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और ये जो लागू हुआ, एक तरीके से काम किया 1956 में लागू हुआ, ठीक है, काम करना शुरू किया इस संगठन में, सब लोगों ने भाग लिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया की जो यहाँ पर वो थे ना, इंडोनेशिया में यहाँ पर देखो क्या था, ये जो एशिया और अफ्रीका, इसका मुख्य कारण क्या, अफ्रीका आया, ठीक है, मेन कारण तो यही था रंग भेद, ठीक है, रंग भेद की जो नीति है ना, इसको क्या करना, रंग भेद की नीति जो चलाई जा रही है उसको खत्म करना बिल्कुल ही, ठीक है। और आपस में क्या बनाना, इंडोनेशिया की सरकार से क्या बनाना, अच्छे संबंध बनाना, ठीक है। ये संगठन और व्यापार से रिलेटेड भी बातें हुई थी इस संगठन में। तो ये जो था कॉन्सेप्ट, ये था बांडुक सम्मेलन का, ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था, ठीक है। इसमें एशिया के देश और अफ्रीका के देशों ने भाग लिया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नेहरू जी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। नेहरू जी ने यहाँ पर क्या किया, तुम्हारा इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री है वहाँ के, उसको सपोर्ट बहुत अच्छा किया था, किस लिए, रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है अब ये वाला है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ,
अच्छा, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कुछ चीजें हैं यहाँ पर, देखो जो रह गया था कि ये जो बना था गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो बना था वो ये था तुम्हारा 1961, ठीक है। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलग्रेड में नेम की स्थापना हुई, ठीक है। और यही इसका क्या था, प्रथम सम्मेलन भी था, प्रथम सम्मेलन भी इसका यही था, ठीक है। जिसमें टोटल कितने देश थे, 25। देखो 1961 से पहले 3 थे, यहाँ पर क्या 22 तक हुई, यहाँ तक हमारा इससे पहले, ये समझना बहुत जरूरी है, से पहले 22 थे यहाँ पर देश, 22 हो चुके थे, ठीक है। 3 देश यहाँ पे प्लस हुए, 3 देश कौन कौन से हुए, और तीनों देशों के नाम जो है, देशों के नाम प्लस नेताओं के नाम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हुए थे, घाना, मिस्र और इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो क्या है, इंडोनेशिया के यहां पर जो नेता थे वो कौन थे, सुकर्णो, ठीक है। और यहां पर जो थे घाना के थे, वहां में एनक्रोमा, और ये जो थे यहाँ पर मिस्र के थे वो कहते गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। ये जो नेताओं के नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन किससे रिलेटेड है, एमसीक्यू में कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी था। तो ये था आपका क्या है, पहला वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मिस्र और इंडोनेशिया, ठीक है। इनके जो है ना, याद रख लेना, नेताओं के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो बचा है यूगोस्लाविया के कौन है, जोसेफ टीटो करके याद रख लेना, लास्ट में ऐसा कुछ आ जाए तो उसको अंडरलाइन करके मैंने समझा दिया, ठीक है। वो उसके आगे कौन थे, नेता थे, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसमें से भी चांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले देखो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, पहले कितने थे, 22 थे, 3 जुड़े, 3 कौन कौन से थे, प्लस ये जुड़ सकता है कि 1961 में कितने देश शामिल हुए, 25 हुए, तो 1961 तक यहाँ पे 25 हुए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपका, दूसरा सम्मेलन, यहाँ पर देखो दूसरा सम्मेलन यहाँ पे कब हुआ, 1964 में हुआ, ठीक है। और जो तीसरा सम्मेलन था यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरे, अब मेन सम्मेलन जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये वाला 61 था, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1961, ठीक है। 3 साल, हर 3 साल बाद इसका सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। और कई में यहाँ पे क्या है, बड़ी भी ट्रिक ली, देखो कैसे याद रखोगे, 61 में 3 जोड़ा 64 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सीधा यहाँ पर 64 के बाद सीधा यहाँ पर जो बना क्वेश्चन वो है तुम्हारा, बुक में भी है 16वां, 14वां भी है, पहले 14वां सम्मेलन बता देता हूँ, फिर 16वां भी है, ठीक है। 14वां सम्मेलन जो हुआ वो था क्यूबा, मैंने ये वाला क्वेश्चन में बताया था, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। यहां पर सम्मेलन हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2006, कितने देश शामिल, 118, ठीक है। और 16 जो सम्मेलन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ, ठीक है। इसमें कितने देश शामिल हुए तुम्हारे, ये वाला तुम्हारा जो हुआ 2012 में, ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल, 120 देश, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, 120 देश होगा, यहाँ पर 16 सम्मेलन तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, उसको मैं क्वेश्चन के साथ ही बोलकर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो अर्थ है वो तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। देखो गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, मदद करना है किसी की, तटस्थता का धर्म नहीं निभाता है, वो रियल में नहीं निभाता। तो हम क्या लिखेंगे कि गुटनिरपेक्ष का जो अर्थ है ना, वहां पर क्या, तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की मदद करने के लिए सबसे आगे रहता है, ठीक है। तो ये तटस्थता का धर्म नहीं निभाता है। एक और वर्ड इसी के साथ चलता है, वो है तुम्हारा पृथक्करण, तो गुटनिरपेक्ष के देश क्या पृथक्करण की नीति अपनाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, अलग नहीं होते हैं बिल्कुल। और तटस्थता का मतलब भी यही है, अलग, तटस्थ नहीं होते हैं, ये साइड नहीं हटते हैं, बल्कि मदद करने के लिए आते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, और मेरे जो इस पहला पार्ट का जो था, ये जो पहला चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।